3.1 परिचय। पूरे इतिहास में लोग और समुदाय विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं, चाहे वे मजबूर हो या स्वैच्छिक। प्रवासन के पीछे का उद्देश्य अनैच्छिक निर्वासन से लेकर बेहतर जीवन की खोज तक है। जब व्यक्ति प्रवास करते हैं तो वे न केवल नए वातावरण में समायोजित होते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति, जीवन शैली और अपने पिछले घर की यादें भी साथ लाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बड़े डी के साथ डायस्पोरा शब्द मूल रूप से विशेष रूप से यहूदी लोगों के आंदोलन को संदर्भित करता है। विभिन्न ऐतिहासिक कारकों के कारण यहूदी समुदाय को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में डायस्पोरा शब्द यहूदी अनुभव से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें विश्व स्तर पर बिखरे हुए सभी समुदाय शामिल हैं। जब बड़े अक्षरों के बिना लिखा जाता है, तो डायस्पोरा अधिक व्यापक रूप से लोगों, उनकी भाषा और संस्कृति को उनके मूल स्थान से बिखरने को संदर्भित करता है। इस इकाई में हम अद्वितीय ऐतिहासिक घटनाओं से आकार लेने वाले प्रवासी भारतीयों की प्रकृति और अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रवासी समुदायों और उनके संदर्भों का पता लगाएंगे। जबकि कई समुदाय समय के साथ स्थानांतरित हो गए हैं, कुछ प्रवासी अपनी व्यापक भौगोलिक उपस्थिति, जनसंख्या और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। हम 3 प्रवासी समुदायों यहूदी, चीनी और अफ्रीकी पर प्रकाश डालेंगे और उनकी विशिष्ट स्थितियों का संक्षिप्त विश्लेषण पेश करेंगे। कृपया ध्यान दें कि हम इस इकाई में भारतीय प्रवासियों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम यहूदी समुदाय, उसके बाद चीनी प्रवासी और फिर अफ्रीकी प्रवासी पर चर्चा से शुरुआत करेंगे। इस अन्वेषण के माध्यम से हमारा लक्ष्य प्रवासी भारतीयों के बारे में कुछ व्यापक सामान्यीकरण तैयार करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन 3 प्रवासी भारतीयों की हमारी पसंद संपूर्ण नहीं है, क्योंकि विश्लेषण के योग्य कई अन्य लोग भी हैं। हालांकि व्यापक और तुलनात्मक समझ के लिए हमने विभिन्न प्रकारों का प्रतिनिधित्व करने और इन समुदायों की तुलनात्मक स्थितियों को पूरी तरह से समझने के लिए इन 3 प्रवासी लोगों को चुना है। आइए पहले प्रवासी भारतीयों की कुछ बुनियादी विशेषताएं स्थापित करें और बाद के अनुभाग में विश्लेषण के लिए श्रेणियां पेश करें। 3.2 प्रवासी भारतीयों को पकड़ना। लोग विभिन्न कारणों से अपना मूल घर छोड़ देते हैं, चाहे मजबूरी में या अपनी पसंद से। प्रवासन की परिस्थितियां अक्सर जटिल होती हैं, जो कभी-कभी स्वैच्छिक प्रतीत होती है। वह गरीबी, आर्थिक चुनौतियों और अन्यत्र आकर्षक अवसरों जैसी ताकतों की प्रतिक्रिया होती है। अपने काम ग्लोबल डायस्पोराज में कोहेन एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और डायस्पोरा को 5 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। पीड़ित, उदाहरण के लिए अफ्रीकी अमेरिकी, यहूदी, अर्मेनियाई, शाही, ब्रिटिश, श्रमिक, भारतीय, व्यापार, चीनी और सांस्कृतिक, कैरेबियन। प्रारंभिक जनसंख्या फैलाव के पीछे की ताकतों पर आधारित। कुछ प्रवासन, जैसे कि वैश्विक शहरों में चीनी या सेनेगल विक्रेताओं का, स्वैच्छिक है और किसी दर्दनाक घटना के कारण नहीं होता है। इन प्रवासी भारतीयों को विस्तार से समझने से उनके कारणों की जटिलताओं का पता चलता है। कारण चाहे जो भी हो, समकालीन समय में लोगों की गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय वैश्वीकरण और परिवहन, संचार नेटवर्क और आर्थिक और मीडिया वैश्वीकरण के माध्यम से बढ़ती वैश्विक कनेक्टिविटी को दिया जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रवासी समुदाय के रूप में योग्य नहीं है। गैब्रियल शेफर अपनी पुस्तक डायस्पोरा पॉलिटिक्स में क्षणिक प्रवासियों, पर्यटकों, शरण चाहने वालों, अतिथि श्रमिकों और एक प्रवासी समुदाय के अभिन्न अंग के बीच अंतर करते हैं।
शेफर ने सवाल उठाया कि प्रवासी अपनी जातीय पहचान क्यों बनाए रखते हैं, प्रवासी ढांचे के भीतर संगठित होते हैं और अपनी मातृभूमि और अन्य समुदायों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक बताते हैं कि क्यों पहचान की मजबूत भावना वाले समुदाय अपनी मातृभूमि और मेजबान देशों दोनों में प्रभावशाली सामूहिक ताकत बन जाते हैं। स्टीवन वर्टोविक 1999 डायस्पोरा शब्द के 3 मुख्य अर्थ बताते हैं, जैसा कि विभिन्न विषयों और विद्वानों द्वारा उपयोग किया जाता है। इनमें सामाजिक रूपों के रूप में प्रवासी, चेतना के प्रकार के रूप में प्रवासी और सांस्कृतिक उत्पादन के तरीकों के रूप में प्रवासी शामिल है। ये पहलू हमें प्रवासी भारतीयों के अर्थ को समझने में मदद करते हैं और ये समुदाय उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं, जैसा कि द इकोनॉमिस्ट के निम्नलिखित उदाहरणों में दिखाया गया है। बॉक्स 3.1 प्रभावशाली प्रवासी। मैसेडोनिया का ऑस्ट्रेलिया में दूतावास क्यों नहीं है? उत्तरी ग्रीस के एक पहाड़ पर जल्द ही सिकंदर महान की 73 मीटर ऊंची छवि क्यों प्रदर्शित हो सकती है? इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच युद्ध का वित्तपोषण किसने किया? क्रोएशिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में आरंभिक अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे मिली? प्रत्येक प्रश्न का सरल उत्तर है प्रवासी अपने मूल देश से बाहर रहने वाले लोगों का एक समुदाय। मैसेडोनिया में ऑस्ट्रेलिया में दूतावास का अभाव है क्योंकि यूनानियों का मानना है कि पूर्व युगोस्लाव गणराज्य, जो खुद को मैसेडोनिया कहता है, ने गलत तरीके से उनका नाम लिया है। ग्रीस का वोट ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। मैसेडोनिया को मान्यता देने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले से परेशान स्थानीय यूनानियों के लिए एक संकेत के रूप में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मैसेडोनिया को कैनबरा में दूतावास खोलने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास की अनुपस्थिति इस बात का एक चरम लेकिन विशिष्ट उदाहरण है कि कैसे प्रवासी भारतीयों ने अपने अपनाए गए देशों में मातृभूमि अनुकूल नीतियों की वकालत करके ऐतिहासिक रूप से प्रभाव डाला है। लेकिन अब एक नया विकास हो रहा है। प्रवासी उन देशों की राजनीति को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं जिन्हें वे शारीरिक रूप से पीछे छोड़ चुके हैं, भले ही वे अब भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े नहीं हैं। इसका एक उदाहरण सिकंदर महान का मामला है। ग्रीक प्रवासी उन पर बहुत गर्व करते हैं क्योंकि उनके मैसेडोनियाई साम्राज्य में उत्तरी ग्रीस के कुछ हिस्से शामिल थे। वे माउंट कैडिलियन की चट्टान पर उसकी आकृति उकेरकर उसे ग्रीक के रूप में चित्रित करना चाहते हैं, जबकि एथेंस में यूनानी अधिकारी इसके खिलाफ है। शिकागो में अलेक्जेंडर द ग्रेट फाउंडेशन $45 मिलियन की लागत को कवर करने की पेशकश करते हुए आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। ग्रीक सरकार को यह विचार विचित्र लगने के बावजूद, यह देखते हुए कि स्मारक माउंट रशमोर पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आकार का 4 गुना होगा, वह अंततः सहमत हो सकती है। जब यूनानी सरकार अमेरिका में अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहती है तो वह अक्सर धनी यूनानी अमेरिकियों की ओर रुख करती है। इसी तरह जब इरिट्रिया 1998 और 2000 के बीच एक संवेदनहीन सीमा युद्ध में शामिल हुआ तो उसने विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से समर्थन मांगा। केवल 6 साल पुराना एक छोटा गरीब देश होने और अपने बड़े पड़ोसी इथियोपिया की सैन्य ताकत से मेल खाने में असमर्थ होने के बावजूद इरिट्रिया की 3.8 मिलियन आबादी में लगभग 3,33,000 प्रवासी थे। आश्चर्यजनक रूप से सरकार उनकी व्यक्तिगत आय पर 2% वार्षिक कर लगाने में कामयाब रही, जिसने विनाशकारी युद्ध के वित्तपोषण और उसे कायम रखने में योगदान दिया। 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले और बाद में विदेश में रहने वाले क्रोएट्स ने अपने देश के मामलों में भूमिका निभाई। 1990 के दशक की शुरुआत में
यूरोपीय साम्यवाद के पतन के तुरंत बाद और युगोस्लाव महासंघ के विघटन से पहले क्रोएशिया ने अपने प्रवासी क्रोएट्स को घर लौटने के लिए बुलाया। कुछ लोगों ने 1991 में शुरू हुए युद्ध में शामिल होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि अन्य ने धन जुटाया और 1991 तक $30 मिलियन तक जमा कर लिया। इसके साथ ही क्रोएशियाई निर्वासितों ने जर्मनी में जोरदार पैरवी की, जिससे यूरोपीय संघ को नए राज्य को जल्दी मान्यता देने के लिए प्रेरित किया गया। 1990 के चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रवादी निर्वासितों ने कम से कम $4 मिलियन का योगदान देकर क्रोएशिया के कट्टर राष्ट्रवादी राष्ट्रपति फ्रेंजो टुडजमैन का समर्थन किया। बदले में उन्हें 1992 में संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जब क्रोएशिया ने स्वतंत्रता हासिल की। 120 में से 12 सीटें प्रवासी क्रोएट्स को आवंटित की गईं, जिन्होंने विदेश में वाणिज्य दूतावासों, सामुदायिक केंद्रों, क्लबों और जाग्रेब अधिकारियों द्वारा नामित चर्चों में अपना वोट डाला। इसके विपरीत क्रोएशिया के जातीय अल्पसंख्यकों के लिए केवल 7 सीटें आरक्षित थी। स्रोत: द इकोनॉमिस्ट, 2 जनवरी 2003। विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवासी भारतीयों का एक महत्वपूर्ण पहलू गहरा भावनात्मक संबंध, पुरानी यादें और घर के लिए लालसा है, जो शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से व्यक्त की जाती है। किसी समुदाय को प्रवासी के रूप में पहचानने में घर से यह संबंध एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। हालांकि सभी समुदाय एक मजबूत सांप्रदायिक चेतना रखने के लिए पर्याप्त रूप से सजातीय नहीं है, लेकिन फिर भी एक भौगोलिक स्थान में जरूरी नहीं कि एक राष्ट्र में अपनेपन की भावना के साथ एक संबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं, भले ही कमजोर हो। अब आइए हमारी पिछली इकाई में चर्चा की गई अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ प्रवासी अनुभवों का पता लगाएं। विद्वानों ने दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को नियोजित किया है। जैसा कि हम इन प्रवासी भारतीयों की जांच और विश्लेषण करते हैं, हम आपको हमारी पिछली इकाइयों की चर्चाओं और अवधारणाओं को इन स्थितियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 3.3 वैश्विक प्रवासन। हाल के दिनों में लोगों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इतिहास में सबसे बड़ी है। यह काफी हद तक परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण बेहतर वैश्विक कनेक्टिविटी के कारण है। इन विकासों ने लोगों को परिवार और दोस्तों के साथ नेटवर्क और गठबंधन बनाने में सक्षम बनाया है, जिससे प्रवासन में आसानी हुई है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां, दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था, नरसंहार और युद्ध जैसे कारकों ने भी अधिक लोगों को अपने गृह देशों के बाहर बेहतर जीवन की तलाश करने में योगदान दिया है। हालांकि वर्तमान और पिछली शताब्दियों में बड़े पैमाने पर प्रवासन की प्रवृत्ति देखी गई है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रवासन स्वयं कोई नई घटना नहीं है। पूरे इतिहास में लोग हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। कुछ ने सक्रिय रूप से अपनी संस्कृति को अपने नए परिवेश में संरक्षित किया है, जबकि अन्य ने अलग अलग डिग्री तक इसे आत्मसात किया है। प्राचीन डायस्पोरा के उदाहरणों में यहूदी डायस्पोरा, ग्रीक डायस्पोरा और अर्मेनियाई डायस्पोरा शामिल है, जो प्राचीन काल से हैं। इन्हें आदर्श प्रवासी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी है। अन्य प्राचीन प्रवासी लोगों में फोनीशियन, असीरियन, अक्काडियन, एमोराइट्स, फ्रीजियन और बहुत कुछ शामिल है। इनमें से कई प्रवासी लोगों ने व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जो लंबे समय तक कायम रहा, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने में मदद मिली। हालांकि समय के साथ वे या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने मेजबान देशों में समाहित हो गए। समकालीन दुनिया में असीरियन जैसे समूहों की सामयिक अभिव्यक्तियों को छोड़कर
वे व्यापक रूप से ज्ञात नहीं हैं। प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण। जैसे जैसे प्रवासी बढ़ते हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। कोहेन जैसे विद्वान उनके प्रारंभिक फैलाव के कारणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। गैब्रियल शेफर अपनी पुस्तक डायस्पोरा पॉलिटिक्स में प्रवासी भारतीयों को उनकी मूल पहचान और राष्ट्र राज्य से संबंध या उसके अभाव के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। वह धर्म या समद्धता से एकजुट बड़े समूहों और जातीयता और राष्ट्र जैसे मौलिक कारकों से एकजुट लोगों के बीच अंतर करते हैं। बाद वाले को जातीय राष्ट्रीय प्रवासी कहते हैं। आइए शेफर के भेदों का पता लगाएं। शेफर राज्य से जुड़े प्रवासी लोगों को मेजबान देशों में लेकिन अपने स्वयं के जातीय मूल के समाजों से जुड़े हुए हैं, जो स्थापित राज्यों में बहुमत बनाते हैं, के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरी ओर राज्यविहीन प्रवासी बिखरे हुए समूह है, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में असमर्थ है। इस श्रेणी में फिलिस्तीनी, कुर्द, बास्क, सिख, तिब्बती और अन्य शामिल है। जटिल मामलों में जिप्सी, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका में काले प्रवासी और कुछ हद तक अफ्रीकी अमेरिकी जैसे समूह शामिल है। शेफर का कहना है कि इन समूहों को अपनी मातृभूमि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण लगता है और वर्तमान परिस्थितियों में एक राष्ट्र राज्य स्थापित करने की इच्छा, शक्ति या संसाधनों की कमी है। शेफर 2003-74। शेफर प्रवासी भारतीयों को उनकी उम्र के आधार पर भी अलग करते हैं। ऐतिहासिक या शास्त्रीय प्रवासी, आधुनिक या हाल के प्रवासी और प्रारंभिक प्रवासी, संगठित प्रवासी बनाने के प्रारंभिक चरण में प्रवासियों के समूह। यहूदी, यूनानी, अर्मेनियाई और चीनी जैसे ऐतिहासिक प्रवासी प्राचीन काल या मध्य युग में उभरे और अब बहुत बाद में बने राष्ट्र राज्यों से जुड़े हुए हैं। शेफर विभिन्न प्राचीन प्रवासी लोगों के लिए तालिका 2.1 में अनुमानित संख्याएं प्रदान करता है। तालिका 2.2 में विवरण दिया गया है कि शेफर 17वीं शताब्दी में गठित आधुनिक डायस्पोरा को क्या कहते हैं, जिसमें इतालवी, पोलिश और आयरिश समुदाय शामिल हैं, जिनके संबंधित राज्यों के साथ मजबूत संबंध है। तालिका 2.3 उभरते या आरंभिक प्रवासी भारतीयों के आंकड़े और मेजबान देशों को प्रदर्शित करती है, ऐसे समूह जो निष्क्रिय थे लेकिन मेजबान देशों और पुरानी मातृभूमि में पुनर्गठित हो गए हैं। उदाहरणों में पोलिश, क्रोएशियाई, स्लोवेनियाई, यूक्रेनी और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्कैंडिनेवियाई समूहों के खंड शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक प्रवासी प्रोफाइलिंग और सटीक डेटा प्राप्त करने में चुनौतियों के कारण ये अनुमान है, सटीक आंकड़े नहीं। बसने वालों और प्रवासियों और प्रवासी लोगों और स्वेच्छा से प्रवासी संगठनों में शामिल होने वाले लोगों के बीच अंतर से भ्रम पैदा होता है। प्रवासी समूहों को परिभाषित करने के लिए राष्ट्र राज्य विभिन्न मानदंडों, धार्मिक, जातीय या भाषाई का उपयोग करते हैं। लक्ष्य गैब्रियल शेफर की श्रेणियों और तालिकाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रवासी भारतीयों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करना है। चिंतन और कार्रवाई 3.1। क्या आपको लगता है कि भारतीय प्रवासी अपने मेजबान देश में अपने लिए पैर जमाने में और भारत में घरेलू राजनीति को प्रभावित करने में अत्यधिक प्रभावशाली है? अपना उत्तर ठोस उदाहरणों के साथ लिखिए। शीर्षक: भारतीय प्रवासी, सीमाओं को पाटना और वैश्विक आख्यानों को आकार देना। परिचय: भारतीय प्रवासी एक व्यापक और विविध समुदाय है जिसने दुनिया भर में अपनी जड़ें फैलाई हैं और अपने मेजबान देशों के सामाजिक आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इस प्रतिबिंब का उद्देश्य अपने मेजबान देशों में पैर जमाने और भारत में राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में भारतीय प्रवासियों के प्रभाव का पता लगाना है। ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय डायस्पोरा की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रवासन से लेकर पेशेवरों, कुशल श्रमिकों और विदेश में अवसरों की तलाश करने वाले छात्रों की समकालीन लहर तक है। गिरमिटिया मजदूरों का प्रवास, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी और उसके बाद प्रवास की लहरों जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने प्रवासी भारतीयों की पहचान और मेजबान देशों और भारत दोनों पर इसके प्रभाव को आकार दिया है। आर्थिक प्रभाव। भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक मेजबान देशों में इसका आर्थिक प्रभाव है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) ने प्रौद्योगिकी, वित्त, चिकित्सा और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली बड़ी संख्या में भारतीय मूल के पेशेवरों का घर है, जिन्होंने तकनीकी दिग्गजों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आर्थिक सफलता न केवल प्रवासी भारतीयों के लिए एक आधार सुरक्षित करती है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी बढ़ाती है। सांस्कृतिक कूटनीति। भारतीय प्रवासी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। विदेशों में भारतीय समुदाय सक्रिय रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और शैक्षिक पहलों में भाग लेते हैं, जो भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन और पारंपरिक कला रूप वैश्विक परिघटना बन गए हैं, जो भारत और इसके प्रवासी भारतीयों के बीच सांस्कृतिक पुल बना रहे हैं। यह सांस्कृतिक प्रभाव न केवल मेजबान समाजों के भीतर एकीकरण में सहायता करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की नरम शक्ति को भी मजबूत करता है। मेजबान देशों में राजनीतिक भागीदारी। भारतीय प्रवासियों का प्रभाव आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार मेजबान देशों में राजनीतिक भागीदारी तक है। प्रवासी भारतीयों के कई सदस्य स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सरकारों, नगर परिषदों और विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में पदों पर रहते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों को अमेरिकी कांग्रेस सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों के लिए चुना गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में योगदान दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार। भारतीय प्रवासी तकनीकी नवाचार, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं। भारतीय उद्यमियों और पेशेवरों ने विश्व स्तर पर प्रमुख तकनीकी कंपनियों की स्थापना और नेतृत्व किया है। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, और सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, जैसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के नेतृत्व वाली कंपनियों का प्रभाव आर्थिक योगदान से परे है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा को प्रभावित करता है। परोपकार और सामाजिक प्रभाव। भारतीय प्रवासियों ने परोपकार और सामाजिक प्रभाव पहल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासी भारतीयों में कई व्यक्ति और संगठन धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल हैं, जो मेजबान देशों और भारत दोनों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहे हैं। उनके परोपकारी प्रयास भारतीय समुदाय के लिए एक सकारात्मक छवि बनाते हैं और प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं। भारतीय राजनीति पर प्रभाव। मेजबान देशों में अपने प्रभाव के अलावा भारतीय प्रवासियों का घरेलू राजनीति पर भी उल्लेखनीय प्रभाव है। प्रवासी भारतीय वित्तीय योगदान, वकालत और देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा में भागीदारी के माध्यम से भारत के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।
भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई और भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड एक औपचारिक संबंध की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास और राजनीतिक चर्चा में योगदान करने की अनुमति मिलती है। केस स्टडी: संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रभाव। भारतीय अमेरिकी समुदाय प्रवासी प्रभाव का एक आकर्षक केस अध्ययन प्रदान करता है। बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते प्रतिनिधित्व के साथ भारतीय अमेरिकी एक राजनीतिक ताकत बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसे निर्वाचित अधिकारी और कांग्रेस के कई सदस्य अमेरिकी राजनीति पर प्रवासी भारतीयों के प्रभाव को उजागर करते हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय की संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक योगदान ने उन्हें नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है। प्रवासी भारतीयों के सामने चुनौतियां। जबकि भारतीय प्रवासियों ने काफी सफलता हासिल की है, उन्हें सांस्कृतिक आत्मसात, भेदभाव और दोहरी पहचान को संतुलित करने की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेजबान देशों में राजनीतिक भागीदारी कभी-कभी विवादों का कारण बन सकती है, जैसा कि विदेशी प्रभाव और पैरवी के आसपास की बहसों में देखा जाता है। निष्कर्षतः भारतीय प्रवासी मेजबान देशों में पैर जमाने और विदेशों तथा भारत दोनों में राजनीतिक आख्यानों को आकार देने में निर्विवाद रूप से प्रभावशाली है। प्रवासी भारतीयों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान इसकी गतिशीलता और लचीलेपन को दर्शाता है। सीमाओं को पाटने और वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देकर भारतीय प्रवासी 21वीं सदी की परस्पर जुड़ी दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब वैश्विक मंच पर भारतीय प्रवासियों के बहुमुखी प्रभाव को समझने और सराहना करने के महत्व को रेखांकित करता है। 3.4 यहूदी प्रवासी। शब्द डायस्पोरा, जिसका अक्षर डी है, लंबे समय से यहूदी समुदाय से जुड़ा हुआ है। 1993 तक शब्दकोशों ने इसे बेबीलोन के निर्वासन के बाद फिलिस्तीन के बाहर यहूदी उपनिवेशों के फैलाव के रूप में परिभाषित किया। यह संबंध आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सबसे पुराने समुदायों में से यहूदियों ने मातृभूमि की अवधारणा को बनाए रखते हुए अपने पूरे अशांत इतिहास में बिखराव का अनुभव किया है। यह समझने के लिए कि उन्हें आदर्श प्रवासी समुदाय क्यों माना जाता है, आइए संक्षेप में यहूदी फैलाव के इतिहास का पता लगाएं। प्राचीन काल में यहूदी फैलाव। हम यहूदी प्रवासी कहानियों की ऐतिहासिक सटीकता पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उन आख्यानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहचान को आकार देते हैं। शेफर का कहना है कि अपने आदिवासी मूल के बावजूद यहूदी आबादी एक ठोस यहूदी पहचान बनाते हुए राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में लगी हुई है। उनका मिथक राष्ट्रीय स्मृति का अभिन्न अंग और बाद में बाइबल में शामिल किया गया। एर्तेज इज़राइल में विजय और निपटान को अब्राहम, इसहाक और जैकब जैसे संस्थापक पिताओं से जोड़ा गया। अपनी नई मातृभूमि के साथ मजबूत संबंध राष्ट्र निर्माण और यहूदी एकेश्वरवादी मान्यताओं के विकास, राष्ट्रीय और धार्मिक तत्वों के विलय के लिए महत्वपूर्ण था। इस पृष्ठभूमि के साथ आइए प्रवासी भारतीयों सहित यहूदी निर्वासितों की एक श्रृंखला की त्वरित समीक्षा करें। सबसे पहले निर्वासन में से एक 720 ईसा पूर्व में उत्तरी इज़राइल पर असीरियन आक्रमण के दौरान हुआ था। विजय के बाद कुलीन यहूदी समुदाय को राज्य की परिधि में निष्कासित कर दिया गया। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन की विजय के कारण और अधिक फैलाव हुआ, जो आंशिक रूप से बेबीलोन साम्राज्य की कुशल श्रमिकों और कारीगरों की आवश्यकता और आंशिक रूप से बेबीलोनिया के उदारवादी धार्मिक,
सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रेरित था। चुनौतियों के बावजूद यहूदी बेबीलोन में समृद्ध हुए, व्यवसायों में विविधता लाई और नेटवर्क स्थापित किया, जिससे यह यहूदी समृद्धि और सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधि का केंद्र बन गया। कोहेन 1997-4। लगभग 330 ईसा पूर्व सिकंदर ने एशिया माइनर और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर विजय प्राप्त की, जिससे इन क्षेत्रों में हेलेनिक शासन आ गया। विद्वानों का मानना है कि इस यूनानी प्रभाव ने हेलेनिक साम्राज्य के भीतर बने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से बिखरे हुए यहूदियों को एकजुट करने में मदद की। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने यहूदिया पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम के मंदिरों को नष्ट कर दिया, खासकर 66 से 70 ईसा पूर्व के यहूदी विद्रोह के बाद। जब यहूदिया एक रोमन प्रांत बन गया, तो सरकार ने यहूदी राष्ट्र के राजनीतिक पुनरुद्धार को रोकने के लिए ग्रीसियन और रोमन उपनिवेशों की स्थापना की। स्वतंत्रता हासिल करने के यहूदियों के प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे, जिससे उन्हें उस भूमि से अलग होना पड़ा जो उन्हें केवल उनके अतीत के गौरव और वर्तमान अपमान की याद दिलाती थी। मध्यकालीन और समकालीन समय में यहूदी प्रवासी। यहूदिया के विनाश ने यहूदी समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे वे पारंपरिक क्षेत्रों से दूर यूरोप में चले गए, पूरे रोमन साम्राज्य, स्पेन और फ्रांस में फैल गए। ईसाई धर्म के उदय ने और अधिक उत्पीड़न लाया, जिससे उत्तरी और पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त फैलाव हुआ। 9वीं शताब्दी ई तक रोमन साम्राज्य ने अपने प्रांतों में सामान्य विहित कानून लागू कर दिए, जिससे यहूदियों के साथ बातचीत प्रतिबंधित हो गई। चर्च ने विश्वासियों द्वारा अविश्वासियों के साथ व्यवहार के लिए नियम स्थापित किए, यहूदियों के साथ संपर्क पर लगभग रोक लगा दी और दो धार्मिक समूहों के बीच विभाजन पैदा कर दिया। इस विभाजन के कारण यहूदियों को यहूदी बस्ती में संगठित होना पड़ा। मध्य युग में धर्मयुद्ध ने यहूदी आबादी के सामने आने वाली असुरक्षा को और बढ़ा दिया। 1096 में प्रथम धर्मयुद्ध के दौरान राइन और डेन्यूब के किनारे संपन्न समुदाय पूरी तरह से नष्ट हो गए, जैसा कि जर्मन धर्मयुद्ध में देखा गया था। 1147 में दूसरे धर्मयुद्ध ने फ्रांस में यहूदियों को कष्ट पहुंचाया, विशेषकर फिलिप ऑगस्टस के गंभीर व्यवहार के तहत। 1188 में उनके शासनकाल के दौरान तीसरा धर्मयुद्ध हुआ, जिसके अंग्रेजी यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हुए। अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन करने के बाद यहूदियों को 1290 में इंग्लैंड से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें ब्रिटिश द्वीपों में फिर से बसने की अनुमति मिलने में 365 साल लग गए। 1251 और 1320 में चरवाहों के धर्मयुद्ध ने भी यहूदी समुदाय के लिए खतरा पैदा कर दिया। पूरे ईसाई पश्चिम में यहूदियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 1290 में इंग्लैंड से और 1394 में फ्रांस से, साथ ही 1350 और 1450 के बीच विभिन्न जर्मन, इतालवी और बाल्कन क्षेत्रों से निकाले गए लोग सभी दिशाओं में बिखर गए। उन्होंने नए स्लाव राज्यों में शरण ली, जहां कुछ समय के लिए अन्य धर्मों को बर्दाश्त किया गया। परोपकारी शासकों के अधीन उन्हें सुरक्षा मिली और कुछ हद तक समृद्धि हासिल हुई। अपने विश्वास के साथ साथ वे जर्मन भाषा और रीति रिवाजों को भी लाए और उन्हें आज तक स्लाव वातावरण में ईमानदारी से बनाए रखा है। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल में यहूदी समुदाय में खुलापन बढ़ा और धर्मनिरपेक्ष जीवन में अधिक भागीदारी देखी गई। हास्काला आंदोलन उभरा, जिसने यहूदियों को शाब्दिक और रूपक यहूदी बस्ती से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। बॉक्स 3.2 यहूदी ज्ञानोदय। यहूदी ज्ञानोदय, जिसे हास्काला के नाम से जाना जाता है,
18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय यहूदियों के बीच उभरा। इसने ज्ञानोदय मूल्यों को अपनाने, यूरोपीय समाज में बेहतर एकीकरण पर जोर देने और धर्मनिरपेक्ष अध्ययन, हिब्रू और यहूदी इतिहास में शिक्षा बढ़ाने को बढ़ावा दिया। हास्काला ने यूरोपीय यहूदियों के धर्मनिरपेक्ष दुनिया से जुड़ने की शुरुआत को चिन्हित किया, जिससे पहले यहूदी राजनीतिक आंदोलनों का गठन हुआ और यहूदी मुक्ति की खोज हुई। हास्काला ने यहूदी इतिहास और आत्मजागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहूदी धर्मनिरपेक्ष पहचान में नए सिरे से रुचि जगाई। इसके परिणामस्वरूप यहूदी उन देशों में विभिन्न तरीकों से शामिल हो गए जहां वे रहते थे, जिसमें यहूदी मुक्ति की वकालत करना, नए यहूदी राजनीतिक आंदोलनों का गठन करना और अंततः 1800 के दशक के अंत में उत्पीड़न के जवाब में ज़ायोनीवाद को जन्म देना शामिल था। हास्काला आंदोलन ने पूरे यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ तालमेल बिठाते हुए बदलाव लाए। हालांकि 1796 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद केवल फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने ही यहूदियों को समान अधिकार दिए। मध्य और पूर्वी यूरोप में यहूदियों के पास ऐसे अधिकारों का अभाव था। 19वीं सदी के मध्य के क्रांतिकारी माहौल में ऐसे आंदोलन देखे गए जहां यहूदियों का लक्ष्य यहूदी बस्ती से मुक्त होना था, लेकिन नाज़ी कब्जे 1939 से 45 के दौरान उन्हें वापस उनमें रहने के लिए मजबूर किया गया। नाज़ी जर्मनी ने सबसे बुरे यहूदी उत्पीड़नों में से एक को अंजाम दिया। लगभग 12 मिलियन यहूदियों का सफाया कर दिया गया। बचे हुए लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या सियोन की ओर भाग गए। 1944 तक फिलिस्तीन, एक ब्रिटिश प्रांत, में बड़ी संख्या में यहूदी आबादी थी। प्रलय के बाद प्रवासी भारतीयों के बीच प्रचलित ज़ायोनी आंदोलन ने इज़राइल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रवासी भारतीयों के बावजूद यहूदियों ने लगातार 3 सहस्राब्दियों तक इस भूमि को अपनी आध्यात्मिक और वादा की गई भूमि के रूप में देखा। ज़ायोनी आंदोलन धार्मिक स्वरों के साथ यहूदी लोगों की एकता और उनकी पैतृक मातृभूमि इज़राइल की केंद्रीयता के उद्देश्य से था। इसने यहूदियों को एकत्र करने, अध्ययन और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से यहूदी पहचान के संरक्षण और विश्व स्तर पर यहूदी अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। ज़ायोनीवाद एक बहाल मातृभूमि और आम पहचान की कल्पना करते हुए 1800 के दशक के मध्य में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फिलिस्तीन छोड़ने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का सुझाव दिया, एक अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए, यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रखते हुए। कई यहूदी सहमत थे, लेकिन अधिकांश अरब सहमत नहीं थे। अरब फिलिस्तीन में यहूदी राज्य नहीं चाहते थे, लेकिन वे संयुक्त राष्ट्र की योजना को स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे। देखते ही देखते अरब और यहूदी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। जैसे ही ब्रिटिश शासनादेश समाप्त हुआ, यहूदी अपना राज्य घोषित करना चाहते थे, जिसका अरबों ने विरोध किया। 14 मई 1948 को अंतिम ब्रिटिश सेना ने फिलिस्तीन छोड़ दिया और एक यहूदी नेता डेविड बेन-गुरियन ने 1947 की संयुक्त राष्ट्र योजना के अनुसार इज़राइल राज्य की घोषणा की। अरब-इज़राइल संघर्ष आज भी जारी है। हम इस संघर्ष पर अद्यतन रहने की सलाह देते हैं, लेकिन हम अभी विवरण में नहीं जाएंगे। आइए अपना ध्यान एक और महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवासी चीनी प्रवासी पर केंद्रित करें। चिंतन और कार्रवाई 3.2 वर्तमान अरब-इज़राइल संघर्ष किस प्रकार यहूदी प्रवासी और उनके निर्वासित राज्य के लंबे इतिहास को दर्शाता है। शीर्षक: अरब-इज़राइल संघर्ष
यहूदी प्रवासी और निर्वासित राज्य के लंबे इतिहास पर एक प्रतिबिंब। परिचय। अरब-इज़राइल संघर्ष एक जटिल और गहराई से जड़े जमा चुका भूराजनीतिक मुद्दा है, जिसकी उत्पत्ति यहूदी लोगों के फैलाव से चिह्नित इतिहास में हुई है, जिन्हें यहूदी प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की जड़ें 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना में है और तब से यह राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों से जुड़े एक बहुआयामी संघर्ष में विकसित हो गया है। वर्तमान संघर्ष को समझने के लिए यहूदी प्रवासी भारतीयों के लंबे इतिहास और उनकी मातृभूमि की तलाश में गहराई से जाना महत्वपूर्ण है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य यहूदी लोगों की ऐतिहासिक यात्रा, दुनिया भर में उनके फैलाव और समकालीन अरब-इज़राइल संघर्ष पर प्रभाव का पता लगाना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहूदी प्रवासी अपनी जड़ें प्राचीन काल में खोजते हैं, जब बेबीलोनियों और रोमनों ने यहूदी लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया था। यरूशलेम में पहले और दूसरे मंदिरों के विनाश ने महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित किया, जिससे व्यापक फैलाव हुआ। प्रवासी भारतीयों ने यहूदी समुदायों को विभिन्न क्षेत्रों में खुद को स्थापित करते हुए, स्थानीय रीतिरिवाजों को अपनाते हुए और उनके सामने आने वाली विविध संस्कृतियों में योगदान करते हुए देखा। पैतृक भूमि पर लौटने की लालसा यरूशलेम के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ मिलकर पूरे यहूदी इतिहास में एक निरंतर विषय बनी रही। वादा भूमि की अवधारणा, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, ने मातृभूमि की सामूहिक इच्छा को बढ़ावा दिया। सियोन लौटने का विचार मेजबान देशों में सापेक्ष सहिष्णुता की अवधि के दौरान भी कायम रहा। यहूदी पहचान पर प्रवासी भारतीयों का प्रभाव। प्रवासी अनुभव ने यहूदी समुदायों की पहचान को गहराई से प्रभावित किया। विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में रहते हुए यहूदियों ने पहचान की मूल भावना को संरक्षित करते हुए विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और जीवन शैली को अपनाया। एक पवित्र भाषा के रूप में हिब्रू के संरक्षण और धार्मिक प्रथाओं के पालन ने बिखरे हुए यहूदी समुदायों के बीच एकजुट तत्वों के रूप में कार्य किया। आत्मसात करने की चुनौतियों के बावजूद प्रवासी भारतीयों ने यहूदी पहचान के भीतर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की भावना का पोषण किया। साझा इतिहास और साझी विरासत से बंधे वैश्विक यहूदी समुदाय की अवधारणा यहूदी प्रवासी अनुभव का एक अभिन्न अंग बन गई। ज़ायोनीवाद और इज़राइल का जन्म। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ज़ायोनीवाद का उदय हुआ, जो फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत करने वाला एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन था। थियोडोर हर्ज़ल, जिन्हें अक्सर आधुनिक राजनीतिक ज़ायोनीवाद का जनक माना जाता है, ने यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोधीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में एक यहूदी राज्य की आवश्यकता के लिए तर्क दिया। 1917 की बाल्फोर घोषणा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि अंग्रेजों द्वारा यहूदियों और अरबों दोनों से किए गए परस्पर विरोधी वादों ने भविष्य में कलह के बीज बो दिए। 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना यहूदी लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक लंबे समय से चले आ रहे सपने के साकार होने का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अरब जगत में इसकी हिंसक प्रतिक्रिया हुई, जिससे अरब-इज़राइल संघर्ष शुरू हो गया। अरब-इज़राइल संघर्ष और प्रवासी भारतीयों की विरासत। इज़राइल के निर्माण से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया, क्योंकि पड़ोसी अरब राज्यों ने नए राज्य की वैधता को अस्वीकार कर दिया और इसके अस्तित्व का विरोध किया। यहूदी लोगों के प्रवासी इतिहास ने संघर्ष की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई यहूदियों के लिए
इज़राइल की स्थापना पैतृक मातृभूमि में वापसी, ऐतिहासिक और धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति थी। हालांकि फिलिस्तीनियों और कुछ अरब देशों के लिए यह बेदखली और विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता था। 1948 और 1967 के अरब-इज़राइल युद्धों के परिणामस्वरूप उत्पन्न शरणार्थी संकट ने संघर्ष में एक मानवीय आयाम जोड़ा। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी अरबों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे निर्वासन और बेदखली की एक समानांतर कहानी बन गई। इन दोनों आख्यानों के बीच टकराव, जिनमें से प्रत्येक की जड़ें पीड़ा और विस्थापन के इतिहास में है, ने इस क्षेत्र में हिंसा और अविश्वास के चक्र को कायम रखा है। समसामयिक निहितार्थ। अरब-इज़राइल संघर्ष मध्य पूर्व की भूराजनीति को आकार दे रहा है और वैश्विक मंच पर इसके व्यापक प्रभाव है। यहूदी लोगों का प्रवासी अनुभव, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की विरासत के साथ इज़राइल राज्य की स्थापना और अस्तित्व में प्रतिबिंबित होता है। इसके साथ ही चल रहे फिलिस्तीनी प्रवासी और राज्य की तलाश ऐतिहासिक अन्याय के स्थायी परिणामों को दर्शाती है। संघर्ष की मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी अरब-इज़राइल संघर्ष के वैश्विक प्रभाव की मान्यता को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न प्रस्तावों और शांति पहलों के माध्यम से दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी दावों और शिकायतों को दूर करने की मांग की है। हालांकि एक स्थायी समाधान खोजना मायावी बना हुआ है, क्योंकि गहरे पैठे ऐतिहासिक आख्यान और समकालीन भूराजनीतिक विचार शांति के मार्ग को जटिल बनाते जा रहे हैं। निष्कर्षतः वर्तमान अरब-इज़राइल संघर्ष यहूदी प्रवासी के लंबे इतिहास और पैतृक मातृभूमि में वापसी के सपने में गहराई से निहित है। इज़राइल राज्य की स्थापना, हालांकि यहूदी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसने दूरगामी परिणामों के साथ एक जटिल भूराजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया है। फैलाव, लचीलापन और पहचान के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित प्रवासी अनुभव ने यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों समुदायों की कहानी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इग्नू के एक छात्र के रूप में अरब-इज़राइल संघर्ष पर यह प्रतिबिंब ऐतिहासिक और समसामयिक मुद्दों के बहुमुखी आयामों की आलोचनात्मक जांच और विचार के लिए प्रेरित करता है। यह मातृभूमि की खोज में शामिल जटिलताओं, पहचान पर प्रवासी भारतीयों के प्रभाव और शांति की खोज में प्रतिस्पर्धी आख्यानों को समेटने की चुनौतियों की सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित करता है। 3.5 चीनी प्रवासी। चीनी प्रवासी दुनिया के सबसे बड़े समुदायों में से एक है, जो संख्या और वैश्विक वितरण दोनों में अन्य प्रवासी समुदायों से आगे है। लगभग 33 मिलियन चीनी लोग मुख्य भूमि चीन से पलायन कर चुके हैं, जिसमें अब हांगकांग और मकाओ के साथ-साथ ताइवान भी शामिल है। यूनानियों, यहूदियों और अर्मेनियाई लोगों के समान चीनियों को एक प्रवासी माना जा सकता है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें मध्ययुगीन काल तक जाती है। जबकि कई प्रवासी अपनी मातृभूमि के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, अपने राष्ट्र राज्य को मजबूत करने में योगदान देते हैं, चीनी प्रवासी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संबंध इज़राइल के साथ यहूदियों की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष है। आइए निम्नलिखित अनुभागों में चीनी प्रवासी के विवरण पर गौर करें। पूरे इतिहास में चीनी प्रवासी। चीनियों का विदेशी प्रवास का एक पुराना इतिहास है, जिसमें मिंग राजवंश के दौरान एक महत्वपूर्ण लहर आई थी। इस अवधि के दौरान अधिकांश प्रवासी चीनी ओसी हान चीनी थे। बॉक्स 3.3 हान चीनी। हान चीनी शब्द बहुसंख्यकों को चीन और उसके आसपास के विभिन्न अल्पसंख्यकों से अलग करता है। यह नाम हान राजवंश से उत्पन्न हुआ है, जो अल्पकालिक किन राजवंश के बाद आया जिसने चीन को फिर से एकीकृत किया।
किन और हान राजवंशों ने एक ऐसे समय को चिह्नित किया जब विभिन्न चीनी जनजातियों ने खुद को एक ही जातीय समूह का हिस्सा समझना शुरू कर दिया, जो उनके आसपास के बर्बर से अलग थे। हान राजवंश को चीनी सभ्यता का शिखर माना जाता है, जिसका प्रभाव मध्य और पूर्वोत्तर एशिया तक फैला हुआ है। व्यापक हान पहचान के भीतर कई उपसमूहों के बावजूद हान चीनी मुख्य भूमि चीन में सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसमें 92% आबादी शामिल है। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह होने का गौरव भी प्राप्त है, जो वैश्विक मानव आबादी का लगभग 19% है। मिंग राजवंश में हेंग हे नामक एक चीनी दूत को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर की यात्रा करते हुए विदेश में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। हालांकि कई लोग वापस नहीं लौटे। युआन राजवंश ने प्रवास की अगली लहर देखी क्योंकि शासकों का लक्ष्य व्यापार उपनिवेश स्थापित करना था। 14वीं शताब्दी तक कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और सिंगापुर में चीनी बस्तियां उभरी। 15वीं शताब्दी में थाईलैंड में और एक शताब्दी बाद फिलीपींस में उपनिवेश स्थापित किए गए। 17वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी दुनिया में श्रम की मांगों के कारण चीनी फैलाव बढ़ गया। एशिया में फ्रांसीसी और अंग्रेजी उपनिवेशों के एकीकरण ने प्रवासन में योगदान दिया। 1868 और 1939 के बीच अनुमानित 6.3 मिलियन चीनी लोगों ने हांगकांग छोड़ दिया, जिनमें ज़ियामेन और शांताओं से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। मुख्य रूप से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पुरुषों के इस आंदोलन में कुख्यात कुली व्यापार भी शामिल था। कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों और न्यूजीलैंड के सोने के क्षेत्रों में भाग्य की तलाश की। अधिकांश ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक हितों से प्रभावित होकर दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए। स्केल्डन 2004। कई चीनी प्रवासी वापस लौटने, शादी करने और बसने की उम्मीद में प्रवासी के रूप में विदेश चले गए। कुछ लोगों के लौटने में असमर्थ होने के बावजूद प्रवासी दृष्टिकोण ने मातृभूमि के साथ संपर्क बनाए रखा, पुरानी यादों को बढ़ावा दिया और एक चक्रीय प्रवासन पैटर्न को बढ़ावा दिया। यह उन यूरोपीय लोगों से भिन्न था जो नई दुनिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बसने के लिए चले गए थे। मेजबान देशों में भेदभाव और आत्मसात होने में कठिनाई ने प्रवासी पहचान की भावना को बढ़ा दिया, थाईलैंड और फिलीपींस को छोड़कर जहां एकीकरण अधिक सफल था। दक्षिण एशियाई देशों सहित अधिकांश समाजों में चीनियों को स्वीकार करने का विरोध किया गया था, जो उनके व्यापारिक कौशल के डर से प्रेरित था। यह भावना मलेशिया जैसे देशों में आज भी मौजूद है। कई चीनियों को हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा। 1880 के दशक में नस्लवादी कानूनों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रवेश करने से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया। ये प्रतिबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक जारी रहे। परिणामस्वरूप 19वीं सदी के अंत से चीनी प्रवासन शुरू हुआ। 1940 के दशक के अंत तक की सदी मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के यूरोपीय उपनिवेशों की ओर निर्देशित थी, कभी-कभार रुकावटों के साथ। प्रारंभिक चीनी प्रवासन को पुरुष प्रभुत्व, एक अस्थायी रहने की मानसिकता, बहिष्कार और हाशिए पर रखा गया था, जिसने इसे एक असाधारण चरित्र दिया जिसने बाद के प्रवासन को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन गणराज्य के गठन के बाद चीन से प्रवासन को सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। केवल सोवियत संघ जाने वाले छात्रों या अफ्रीका के विकासशील देशों में जाने वाले विशेष श्रमिकों को अनुमति थी। आंतरिक प्रवास अधिक आम हो गया, विशेषकर 1977 और 1982 के बीच 10 लाख लोग हांगकांग के ब्रिटिश उपनिवेश में चले गए। इसके अतिरिक्त अन्य 10 लाख लोग ताइवान भाग गए।
अधिकांश प्रवास चीन के ताइवान, हांगकांग, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे हिस्सों से हुआ। शुरुआत में इनमें से कई प्रवासी पश्चिमी यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन जाने वाले अकुशल श्रमिक थे। हालांकि 1960 और 70 के दशक में एक बदलाव आया जब कुशल और शिक्षित पेशेवर अपने परिवारों के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर पलायन करने लगे। पहले के नस्लवादी विचारों से हटकर मेजबान देशों की नीतियों में बदलाव ने प्रवासन में इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1979 में चीन के सुधारों के बाद राष्ट्र ने अपनी पिछली अंतर्मुखी नीतियों को त्याग दिया और सक्रिय रूप से विदेशों में अवसरों की तलाश की। स्थायी रूप से बसने वालों के अलावा अतिथि कर्मचारी और छात्र भी हैं जो दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। चीनी छात्र विशेष रूप से पश्चिमी देशों में छात्र आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, विशेष रूप से कनाडा, यूएसए और जापान में। उदाहरण के लिए कनाडा में चीनी छात्रों की संख्या 1980 में 215 से बढ़कर 2001 में 11,138 हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षणिक वर्ष 2002 से 2003 के दौरान चीन से लगभग 64,757 छात्र डिग्री देने वाले संस्थानों में नामांकित थे। चीनी छात्र भी लंबे समय से जापान जाते रहे हैं, जो 2000 में देश के 64,000 विदेशी छात्रों में से लगभग आधे थे। विविध प्रवासी समुदायों के संदर्भ अलग अलग थे और उनकी पहचान भी समान रूप से विविध थी। पहचान, आत्मसातकरण और घर से रिश्ता। विदेशों में चीनी समुदाय इस बात में बहुत भिन्न थे कि उन्होंने कितना आत्मसात किया, स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत की, जैसा कि चाइनाटाउन में देखा गया, और चीन के साथ जुड़े रहे। थाईलैंड में विदेशी चीनी ज्यादातर अंतर्जातीय विवाह करते थे और स्थानीय समुदाय के साथ घुल-मिल जाते थे। म्यांमार में चीनी समूहों के बीच अंतर्विवाह दुर्लभ था, लेकिन उन्होंने अपने चीनी सांस्कृतिक संबंधों को संरक्षित करते हुए बर्मी संस्कृति को अपनाया। इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार ने चीनी भाषा में जन्म नामों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। वियतनाम में जातीय चीनी को अपने नाम के लिए वियतनामी वर्तनी का उपयोग करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, हु जिनताओ हो कैम दाओ बन जाएगा। इन देशों में चीनी आबादी की सटीक संख्या अक्सर अस्पष्ट है। हालांकि मलेशिया और सिंगापुर में विदेशी चीनियों ने एक अलग सांप्रदायिक पहचान बनाए रखी। स्थानीय बहुसांस्कृतिक समाज में उनका समावेशन अन्य चीनी समुदायों, पेरानाकन देखे, के बराबर है। फिलीपींस में कई युवा विदेशी चीनी अच्छी तरह से घुल-मिल गए हैं, जबकि बड़े लोगों को अक्सर विदेशी के रूप में देखा जाता है। हाल ही में फिलीपींस में चीनी अप्रवासियों को तिरस्कार का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से कुछ लोगों के अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और हाई प्रोफाइल तस्करी में संलग्न होने के कारण। वियतनाम जैसे देशों में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जहां देशी रीति-रिवाजों को अपनाया गया है। जो लोग चीन से अन्य स्थानों पर चले गए और जो लोग चीन में रहे या ताइवान गए, उनके बीच संबंध बदल रहे हैं और काफी जटिल है। अतीत में जब चीन खुद को एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में खड़ा कर रहा था, तो उसे उम्मीद थी कि चीन का हर व्यक्ति केवल चीन के प्रति वफादार रहेगा। जो लोग चले गए, जिन्हें प्रवासी कहा जाता था, उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा गया, जैसे कि वे पूंजीवादी विचारों को लाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि डेंग जियाओपिंग द्वारा सुधार किए जाने के बाद चीनी सरकार चाहती थी कि प्रवासी, चीन के बाहर रहने वाले चीनी लोग चीन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करें। इसलिए उन्होंने उन्हें विशेष सुविधाएं और लाभ देना शुरू कर दिया। अब
आइए इसकी तुलना अगले भाग में प्रवासी भारतीयों के अफ्रीकी अनुभव से करें। चीनी लोगों के लिए घर का विचार अलग था, क्योंकि यह एक वादा और वास्तविकता दोनों था। यह इस पर निर्भर करता था कि वे रुके या चले गए। चिंतन और क्रिया 3.3। क्या आपको लगता है कि चीनी प्रवासी भारतीय प्रवासी के समान है, और यदि हाँ, तो किस तरह से? शीर्षक: चीनी और भारतीय प्रवासियों का तुलनात्मक विश्लेषण, समानताएं, अंतर और वैश्विक प्रभाव। परिचय: इग्नू में एक छात्र के रूप में, हाथ में काम ऐतिहासिक संदर्भों, प्रवासन पैटर्न, आर्थिक योगदान, सांस्कृतिक संरक्षण, पहचान की गतिशीलता, चुनौतियों और इन समुदायों को परिभाषित करने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तुलनात्मक प्रकाश में चीनी और भारतीय प्रवासियों की आलोचनात्मक जांच करना है। चीनी और भारतीय प्रवासी दोनों ने वैश्विक कथा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानियां प्रवासन, अनुकूलन और पहचान की खोज की जटिलताओं से जुड़ी हुई है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य इन प्रवासी भारतीयों के असंख्य पहलुओं का पता लगाना और उनके अस्तित्व की विशेषता वाली समानता और विशिष्टता की परतों को उजागर करना है। ऐतिहासिक संदर्भ: चीनी और भारतीय प्रवासी की ऐतिहासिक जड़ें सदियों से चले आ रहे प्रवास की जटिल कहानियों को उजागर करती है। 19वीं सदी से चले आ रहे चीनी प्रवासी मुख्य रूप से आर्थिक अवसरों, राजनीतिक अशांति और युद्धों से प्रेरित थे। उल्लेखनीय लहरों में कुली व्यापार, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग का निर्माण और समकालीन आर्थिक प्रवासन शामिल है। इसी तरह भारतीय प्रवासी की उत्पत्ति प्राचीन है, जो व्यापार, उपनिवेशीकरण और आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित है, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूरों से लेकर आधुनिक युग में कुशल पेशेवरों तक की लहरें शामिल है। अलग अलग प्रक्षेप पथों के बावजूद दोनों प्रवासी अपने ऐतिहासिक आख्यानों में प्रेरक शक्ति के रूप में प्रवास का एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं। प्रवासन पैटर्न: प्रवासन पैटर्न की विविधता चीनी और भारतीय प्रवासी के बीच एक उल्लेखनीय समानता है। चीनी प्रवास लहरों में प्रकट हुआ है, प्रत्येक लहर वैश्विक प्रवासी में विशिष्ट योगदान दे रही है। आर्थिक अवसरों की तलाश करने वाले मजदूरों से लेकर वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने वाले पेशेवरों तक, चीनी प्रवासी दुनिया भर में फैल गए हैं और विभिन्न समाजों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय प्रवासी भी ब्रिटिश कैरेबियन में गिरमिटिया मजदूरों से लेकर सिलिकॉन वैली के पेशेवरों तक विविध प्रवासन पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। इस फैलाव ने दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में जीवंत समुदायों का निर्माण किया है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहअस्तित्व की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा मिला है। आर्थिक योगदान: आर्थिक गतिशीलता दोनों प्रवासी भारतीयों के तानेबाने में एक समान धागा बुनती है। चीनी और भारतीय समुदायों ने वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को प्रभावित करते हुए अपने मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिंगापुर, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की आर्थिक सफलता में अपनी भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले चीनी प्रवासी एक लचीले और साधन संपन्न समुदाय का उदाहरण देते हैं। इसी तरह भारतीय प्रवासियों ने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह साझा गुण दोनों प्रवासी समुदायों के भीतर अंतर्निहित उद्यमशीलता की भावना और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है। सांस्कृतिक संरक्षण और एकीकरण: मेजबान समाजों में एकीकरण के साथ सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को संतुलित करना चीनी और भारतीय प्रवासियों के लिए एक साझा चुनौती है। चीनी प्रवासी, जो अक्सर एकजुट समुदायों की विशेषता रखते हैं, ने भाषा,
व्यंजन और पारंपरिक त्योहारों जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं को परिश्रमपूर्वक संरक्षित किया है। ये प्रयास विदेशी भूमि में पहचान की जटिलताओं से निपटने में एक समुदाय के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। इसके विपरीत भारतीय प्रवासी विविध सांस्कृतिक पहचानों की अपनी पच्चीकारी के साथ विभिन्न क्षेत्रीय बारीकियों को एक सामंजस्यपूर्ण प्रवासी संस्कृति में एकीकृत करने से जूझते हैं। दोनों समुदायों को अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसरों को स्वीकार करते हुए विरासत को संरक्षित करने के नाजुक कार्य का सामना करना पड़ता है। पहचान की गतिशीलता। चीनी और भारतीय डायस्पोरा के भीतर पहचान की गतिशीलता की जटिलताएं हाइफनेटेड पहचान और कई संस्कृतियों से संबंधित होने की भावना की सूक्ष्म परस्पर क्रिया को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, चीनी अमेरिकी विरासत और आत्मसात के बीच जटिल स्थान पर बातचीत करते हुए चीनी और अमेरिकी दोनों होने की दोहरी पहचान से गुजरते हैं। इसी तरह भारतीय प्रवासी के सदस्य वैश्विक संदर्भ में भारतीय होने की जटिलताओं से जूझते हैं, जहां क्षेत्रीय पहचान एक व्यापक प्रवासी पहचान में मिल जाती है। पहचान की यह बहुस्तरीय बातचीत वैश्विक सांस्कृतिक पच्चीकारी की विविधता में योगदान करती है और प्रवासी अनुभवों में निहित अनुकूलन क्षमता का उदाहरण देती है। चुनौतियां और अवसर। चीनी और भारतीय प्रवासी दोनों को भेदभाव, रूढ़िवादिता और विदेशी भूमि में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन चुनौतियों ने लचीलेपन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, प्रवासी नेटवर्क के विकास को बढ़ावा दिया है जो समर्थन और समुदाय की भावना प्रदान करते हैं। शैक्षिक उन्नति, अंतरसांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनयिक प्रभाव के अवसर दोनों प्रवासी भारतीयों के लिए सकारात्मक परिणाम के रूप में उभरे हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता इन समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को दर्शाती है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बल्कि उन वैश्विक समाजों में भी योगदान देती है जिनमें वे अंतर्निहित है। निष्कर्ष में चीनी और भारतीय प्रवासी इस चिंतनशील विश्लेषण के विषय के रूप में उल्लेखनीय समानताएं और अंतर प्रदर्शित करते हैं जो उनके वैश्विक प्रभाव को आकार देते हैं। ऐतिहासिक संदर्भों और प्रवासन पैटर्न से लेकर आर्थिक योगदान, सांस्कृतिक संरक्षण, पहचान की गतिशीलता, चुनौतियों और अवसरों तक, ये समुदाय अपने आख्यानों को वैश्विक प्रवास की व्यापक कहानी के साथ जोड़ते हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में यह अन्वेषण प्रवासी अनुभवों में निहित जटिलताओं को समझने के महत्व पर जोर देता है। यह विविध सांस्कृतिक परिदृश्यों के भीतर पहचान की जटिल टेपेस्ट्री को नेविगेट करने वाले व्यक्तियों की लचीलापन, अनुकूलनशीलता और परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। चीनी और भारतीय प्रवासी न केवल वैश्विक प्रवासी मोज़ेक में योगदानकर्ता के रूप में खड़े हैं, बल्कि प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े विश्व में मानव अनुभव की समृद्धि के प्रमाण के रूप में भी खड़े हैं। 3.6 अफ्रीकी प्रवासी। अफ्रीकी डायस्पोरा, जिसे अफ्रो डायस्पोरा के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकियों और उनके वंशजों के दुनिया भर में फैलाव को संदर्भित करता है जो उनके आंदोलनों और संस्कृति से प्रभावित है। यह फैलाव अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सहित यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्रों तक पहुंच गया। अधिकांश अफ्रीकी प्रवासी अपनी जड़ें गुलाम बनाए गए लोगों से जोड़ते हैं, जिनकी सबसे बड़ी आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती है। हाल के दिनों में इस प्रवासी समुदाय के बीच स्वैच्छिक प्रवासियों और शरण चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। व्यापक अर्थ में अफ्रीकी डायस्पोरा में स्वदेशी अफ्रीकी लोग और उनके वंशज शामिल हैं, भले ही उनका वैश्विक स्थान कुछ भी हो।
पैन अफ्रीकीवादी अक्सर इस अवधारणा का विस्तार अन्य नेग्रोइड या अफ्रीकॉइड समूहों जैसे अंडमानी द्वीपों, फिलीपींस और मलय प्रायद्वीप, ओरंग ऐश के नेग्रिटोस के साथ साथ न्यू गिनी, भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ आबादी को शामिल करने के लिए करते हैं, और मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के आदिवासी लोग। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी प्रवासी को महाद्वीप के बाहर रहने वाले अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो, जो अफ्रीका के विकास और अफ्रीकी संघ के निर्माण में योगदान देने के इच्छुक हैं। सेंट क्लेयर ड्रेक 1996 इस बात पर जोर देते हैं कि इसे प्रवासी के रूप में पहचानने के लिए पैन अफ्रीकीवाद की भावना एक महत्वपूर्ण मानदंड है। फिर भी अफ्रीकी प्रवासी की विशेषताओं के बारे में सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या इसके लोग एक भावनात्मक बंधन साझा करते हैं, क्या वे अपनी मातृभूमि छोड़ने के साथ आने वाले अलगाव के बारे में जानते हैं, और वे किस हद तक अपनी मातृभूमि से जुड़ाव महसूस करते हैं। पहचान का मुद्दा सर्वोपरि है, खासकर जब व्यक्ति अपने पारंपरिक समाज और संस्कृति से एक नए मेजबान क्षेत्र में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम अफ्रीका का एक व्यक्ति जिसे शुरू में जमैका में गुलाम बनाया गया और बाद में ब्रिटेन में एक घर में ले जाया गया, को पहचान के सवालों का सामना करना पड़ता है, चाहे वे अफ्रीकी हों, जमैका के हों या अंग्रेज हों। इस व्यक्ति की स्थिति और मानसिकता को समझने के लिए उनकी उत्पत्ति और उनके द्वारा की गई यात्राओं को पहचानने की आवश्यकता है। अफ्रीका की विविधता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवासी भारतीयों के अनुभवों को एकरूपता के रूप में सामान्यीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जबकि प्रवासी भारतीयों के भीतर संबंधों और संपर्कों की पहचान की जा सकती है। व्यक्तिगत मानवीय अनुभव काफी भिन्न होते हैं। 3.7 निष्कर्ष। इस अंतिम खंड में हम दुनिया भर में विभिन्न प्रवासी भारतीयों की अपनी खोज का सारांश प्रस्तुत करते हैं। हमने विश्व स्तर पर सबसे पुराने प्रवासी भारतीयों में से एक यहूदी डायस्पोरा के समृद्ध इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और राष्ट्रीय पहचान के साथ इसके घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डाला। इसके विपरीत चीनी प्रवासी साझा राष्ट्रीय पहचान के बजाय जातीयता में एकता पाते हैं। अफ्रीकी प्रवासी एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वंश से जुड़े विविध समूह और एक साझा, यद्यपि विविध, इतिहास है। अपनी पूरी चर्चा के दौरान हम आवश्यक अवधारणाओं और दृष्टिकोणों से जूझते रहे हैं, जो न केवल इस इकाई में जांचे गए प्रवासी भारतीयों पर लागू होते हैं, बल्कि उन अन्य लोगों पर भी लागू होते हैं जिनका हमने पिछले अनुभागों में पता लगाया है।